हेलो दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में जो उत्तराखंड में अभी त्रासदी घटित हुई थी फरवरी 2021 में, उसका कारण यही था, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट। तो हम इसको यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। ये जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। और जो जीएस का जो पेपर 1 है, जो पेपर 1 में जो ज्योग्राफी वाला टॉपिक है उसमें ये हेल्पफुल होगा। और पेपर 3 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है उसको भी ये कवर करेगा ये टॉपिक। तो हम पहले देखते हैं इसमें यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसको देखेंगे। ओके, तो ये जो है यूपीएससी ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है, ये हिमनदी झील प्रस्फोटन बाढ़, इसकी समस्याएं का परीक्षण कीजिए। और जीएस में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था, हिमनदों के पिघलने का भारत के जन संसाधनों पर किस प्रकार का दूरगामी प्रभाव होगा। और जीएस जो ऑप्शनल का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, हिमस्खलन का खतरा और इसका कारण और इस प्रशमन, मतलब इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हम इसी को देखते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे अभी। इसमें हम पढ़ेंगे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट क्या है, इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसको कम करने के क्या उपाय हैं। तो हम इसमें सबसे पहले समझेंगे ग्लेशियर लेक क्या होती हैं। ओके, इसके पहले हम एक टर्म देख लेते हैं, मोराइन, जो इसमें हमें हेल्प करेगा इसको समझने में। हाँ, तो मोराइन क्या है। मोराइन होता है आपका, ये जो हिमानियाँ होती हैं, जो ग्लेशियर होती हैं, ये अपने द्वारा जो अवसाद बहा कर लाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेमोड या मोराइन। इधर देखिएगा इस फिगर में, ये जो ग्लेशियर हैं ये जो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं मोराइन। ये अवसाद है जो ग्लेशियर अपने साथ बहा करके लाते हैं, ये है। और ये इनको बोलते हैं लेटरल और इसको बोलते हैं टर्मिनल मोराइन। इनको बोलते हैं लेटरल मोराइन, ये लेटरल और ये टर्मिनल। तो ये मोराइन हो गए। अब हम देखेंगे ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं, ये कैसे फॉर्म होती हैं। इसके लिए एक टर्म देंगे हम, ग्लेशियर रिट्रीट। ग्लेशियर रिट्रीट क्या होता है, तो हमने देखा कि ये ये कोई ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है और इसके ये मोराइन है, ये वो अवसाद जो ग्लेशियर अपने साथ लेकर के आता है, ये वो अवसाद या मोराइन है। ठीक है, अब ये ग्लेशियर यहाँ से रिट्रीट होता है पीछे की तरफ। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। ये कैसे घटित होता है अब हम इसको समझ लेते हैं। तो जब ग्लेशियर फॉर्म होता है तो ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है निरंतर। ठीक है, और जब ग्लोबल वार्मिंग से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। मेल्ट होकर के ये पीछे की तरफ हटते हैं। मेल्ट हुए तो ये जो अवसाद है, चारों तरफ अवसाद हो गए और एक ग्लेशियर पीछे हट रहा है, इसको बोलते हैं ग्लेशियर रिट्रीट होना। तो ये ग्लेशियर रिट्रीट हुआ और ये ग्लेशियर लेक का फॉर्म हो गया इधर पे। ये अवसाद है, अवसाद के कारण ये जल इधर पे इकट्ठा हो जाता है और ग्लेशियर लेक फॉर्म हो जाती है। ये तो हम दूसरे फिगर से देखेंगे कैसे ग्लेशियर लेक फॉर्म हो रही है। ये देखिए, ये जो है पहले जो ग्लेशियर था ना, ये जो आपका ग्लेशियर था पहले, ये ग्लेशियर यहाँ तक था। फिर टाइम की टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लेशियर मेल्ट हुआ और ये इधर पहुँचा, ये 1968 में ये इधर, इसके बाद ये 1988 में ये इधर हो गया। इसके बाद ये ग्लेशियर क्या हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है और एक जो बन रही है ये ग्लेशियर लेक है। ये इसमें निरंतर ये बड़ी होती जा रही है, ग्लेशियर लेक है। और ये ग्लेशियर लेक में जो पानी होता है, ये नदियाँ, जो ग्लेशियर से जो नदी निकलती हैं उनके थ्रू ये पानी आगे जाता रहता है। तो हमने देख लिया ग्लेशियर लेक क्या होती है और ग्लेशियर रिट्रीट होना और मोराइन क्या होता है, ये तीनों टर्म हमने देख लिए। अब देखते हैं हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कैसे होता है। ओके, तो हमने ये देखा अभी इसमें।
ग्लेशियर के पिघलने से निकलने वाला जो जल होता है, जो मोराइन होते हैं, मोराइन के द्वारा रोक लिया जाता है और ग्लेशियर झील फॉर्म हो जाती है। अब जब ग्लेशियर जैसे जैसे झील में पानी की मात्रा बढ़ती है तो ग्लेशियर झील के ऊपर दबाव पड़ता है दबाव के कारण, या फिर दबाव हो गया, या फिर भूकंप या लैंडस्लाइड या हिमस्खलन, इन सभी कारणों से क्या होता है, ग्लेशियर में प्रस्फोटन होता है या आउटब्रेस्ट होता है और झील फट जाती है और हमें ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट फ्लड की जैसी घटना देखने को मिलती है। अभी उत्तराखंड में जो घटना घटित हुई वो भी इसी तरह की। हाँ, ये देखेंगे हम उत्तराखंड में किस कैसी चीज़ें हुई, उसको समझने का प्रयास करेंगे इसमें। तो देखिए, ये उत्तराखंड में एक ग्लेशियर था और ये इसके मोराइन और ये झील थी। तो और इधर से ये एक ऋषि गंगा नदी निकलती थी और ये दूसरी नदी है, इसको बोलेंगे धौली गंगा। इन दोनों के मिलन पर ये एक जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी जिसको बोलते हैं ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना। अब ये जो धौली गंगा रिवर है ये आगे चल के मिलती है अलकनंदा से। इधर पर भी एक जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी, उसका जल विद्युत परियोजना थी आपकी तपोवन जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो झील थी इसी ग्लेशियर के थोड़ा पास में एक दूसरा ग्लेशियर रोंगती ग्लेशियर, यहाँ पर भी एक झील का निर्माण हुआ था, ग्लेशियर झील का। तो और यहाँ से जो एक नदी निकलने वाली थी वो इस झील में आकर मिलती थी। तो हुआ क्या कि ये जो ग्लेशियर था रोंगती ग्लेशियर, इसमें सितंबर 2020 में एक हिमस्खलन हुआ और इसका जो सोर्स था इस नदी का इस चोक हो गया, जिसके कारण से इस झील में निरंतर जल की मात्रा बढ़ती रही। और यहीं पर जो फरवरी 2021 में जो ये ग्लेशियर था इसमें जो बाढ़ आई, इधर भी बाढ़ आने से 2 दिन पूर्व इधर भी एक हिमस्खलन हुआ था और इस नदी का जो सोर्स था ये भी चोक हो गया था। तो हुआ क्या, इस नदी में निरंतर जल का दबाव बढ़ता रहा, अंततः इसमें प्रस्फोटन हुआ और ये नदी अपने साथ ये जो है पहाड़ों से उगल जाती हैं, जो बी आकार की होती हैं नीचे, इनका पानी का वेग ज़्यादा होने के कारण गहरा करती जाती हैं घाटी को और अपने साथ ढेर सारे अवसाद लेकर के आती हैं, जिसके कारण से यहाँ तो एक तो जल की मात्रा बढ़ी और दूसरी ये लेके आ रही थी अपने साथ अवसाद। तो अवसाद भी हो गए और जल भी होगा, तो ये जो झील थी इस पर दबाव बढ़ा, अंततः ये झील में भी प्रस्फोटन हुआ और हमें ये घटना देखने को मिली। अब ये जब नदी इधर से होकर गई तो जो ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना थी ये कार्यरत थी, तो इसका जो डैम था इसको तो इसने पूरा ही नष्ट कर दिया। और ये तपोवन जल विद्युत परियोजना थी ये अभी निर्माणाधीन थी, इधर पर टनल का काम चल रहा था जिसमें काफ़ी लोग अंदर थे और बाढ़ के कारण ये टनल ध्वस्त हो गई और जो इस टनल के अंदर लोग थे उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हमने देखा ये घटना कैसे घटित हुई। अब हम इसके पीछे जो कारण है उनको देखेंगे, कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार थे। तो देखिए, अगर कारणों की बात करें तो पहला कारण है इसका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और ग्लेशियर झील का निर्माण होता है। हिमस्खलन या भूस्खलन, हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण ये जो हमें आउटब्रेस्ट होता है, आउटब्रेस्ट की घटना घटित होती है। भूकंप भी आउटब्रेस्ट का एक कारण है। इसके अतिरिक्त कुछ मानव निर्मित कारण भी हैं जैसे सड़कें। उत्तराखंड एक हिली रीजन है जिसमें सड़कों का निर्माण है जो पहाड़ों को काटने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, जिसके कारण कि हमें भूस्खलन और भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती हैं। अंततः लेक आउटब्रेस्ट की घटना घटित होती हैं। और इसी तरह जल विद्युत परियोजनाओं का स्थापित करना ये भी एक कारण है इसका। ये जैसे होता क्या है, जब हम जल विद्युत परियोजना बनाते हैं तो इसमें बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं जिसमें से मिट्टी को निकाल दिया जाता है। इसके कारण जैसे ये पहाड़ है, अब ये इधर से मिट्टी को हमने निकाल दिया तो इधर से क्या होगा, इधर भार कम होगा और इधर भार ज़्यादा है। तो इसको संतुलन की अवस्था में लाने के लिए क्या होता है, भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं घटित होती हैं।
और अंततः ये कारण बन जाता है आउटब्रेस्ट का। तो ये कुछ मानव निर्मित कारक थे और कुछ प्राकृतिक कारक थे जो ये घटना हुई। अब हम इसके प्रभाव देखेंगे, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। और हाँ, तो प्रभाव देखेंगे। प्रभाव में देखेंगे सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें जनहानि बहुत ज़्यादा होती है और बाढ़ आने के बाद जो बीमारियां बढ़ती हैं, बीमारियां हो गई, आर्थिक हानि, सड़कों का सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण से जो ट्रेड होता है वो रुक जाता है, जिससे आर्थिक हानि होती है। इसके अतिरिक्त जो सड़कें ध्वस्त होने से जो राहत और एवं बचाव के कार्य होते हैं उनमें भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, भवन नष्ट हो जाते हैं। और मेन जल विद्युत परियोजना, हमें ये देखना होगा जो जल विद्युत परियोजना बनती हैं इसके लिए हमें सैकड़ों किलोमीटर के इधर जंगल भी काटने पड़ते हैं, लोगों को विस्थापित करना पड़ता है और जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कुछ मिनटों में ही ये सब कुछ ध्वस्त कर देती हैं। तो हमें देखना होगा कि इस तरह की जो हम जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर रहे हैं ये कहाँ तक सही है इस तरह के क्षेत्रों में। इसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव जैसे जैव विविधता को हानि होती है, पेड़ पौधे जानवर इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। और कार्बन सिंक, हम जो पेड़ पौधे होते हैं यही जो हम जीवाश्म ईंधनों के ये पेड़ होती हैं ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। और ये बाढ़ में जो पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कार्बन सिंक की मात्रा घटती है। कार्बन सिंक की मात्रा घटने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर मेल्ट की घटना घटित होती है और ये झील बनती हैं। तो हमने देखा कि कैसे इसका जो प्रभाव है वही पुनः इसका कारण बन जा रहे हैं। तो ये इसके कुछ प्रभाव थे। अब हम देखेंगे क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है और इनको कम करने के क्या क्या उपाय हैं। तो उपाय देखते हैं इसके, क्या इनको कम किया जाए। अभी जो ये घटना घटित हुई, जो ये लेक थी, इस लेक के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं थी। इस लेक में कितना पानी है, कितनी इसमें वृद्धि हुई पानी में, तो इस तरह की हमें कोई जानकारी नहीं थी। ये अगर हमें इस तरह की जानकारी होती कि इस तरह की ये झील का इधर निर्माण हो गया है और इसमें जल की मात्रा बढ़ रही है, तो शायद इस घटना को घटित होने से रोका जा सकता था। जैसे अगर हमें पता होता कि इसमें पानी की मात्रा बढ़ रही है तो हमें इसमें कृत्रिम धाराओं का निर्माण कर देते, जिसकी धीरे धीरे करके इससे पानी निकल जाता और ये पानी सिंचाई इत्यादि के काम भी आ जाता। और जो ये घटना घटित हुई उससे हम बच सकते थे। ये हो गया। अगर हमारे पास डेटा होता तो हम यही कर, तो हमें एक डेटा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेटा डेवलप करना पड़ेगा जिसके कारण झीलों में कितना पानी है, ये कितनी झीलें हैं इस तरह की, और इनमें कब पानी बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, इस सब की जानकारी होनी चाहिए। तब हम इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको कम कर सकते हैं। साथ ही ये अर्ली डेटा वार्निंग, हमने देखा जो यहाँ पे जो जल विद्युत परियोजनाएं थी, एक तपोवन और दूसरी ऋषिगंगा, हमने इनमें किसी में भी जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप नहीं किया था। अगर यहाँ पर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप हुआ होता, जो ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना थी और दूसरी तपोवन, अगर हम ऋषि गंगा में अगर वो लगा होता अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो इधर पे हमें वार्निंग पहले मिल जाती, तो हम यहाँ वार्न कर देते और यहाँ जो टनल में लोग फंसे हुए थे हम उनकी जान बचा सकते थे। तो जन हानि तो कम से कम हम इसमें कम कर ही सकते थे। तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे जिससे हम इस तरह की घटनाओं के जो प्रभाव हैं उनको कम कर सकें। और अभी हम इसके कुछ और उपाय भी देखेंगे।
अब जैसे इसमें और उपाय के लिए हो सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकें। साथ ही भूस्खलन और हिमस्खलन को रोकने के लिए भी हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे, चट्टानें उतनी ही ज़्यादा संगठित होंगी और भूस्खलन की घटनाएं भी उतनी ही कम होंगी। साथ ही भूकंप जैसी घटनाओं को भी हम वृक्षारोपण करके कुछ इसके प्रभाव को कम कर पाएंगे। सड़क, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है इधर। उत्तराखंड में सड़कों का निर्माण, जो उत्तराखंड में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, इसको एक तो हमें पहले यहाँ पर जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, सड़कों को हमें सड़कें कम से कम ही निर्माण करना पड़ेगा यहाँ पे सड़कों को। साथ ही साथ यहाँ पे सड़कों की चौड़ाई जितनी कम हो सके उतनी कम रखनी पड़ेगी। जब सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें हों उन्हीं का निर्माण किया जाना चाहिए था। साथ ही जो जहाँ तक संभव हो एक सीमा के बाहर जो बड़े व्हीकल हैं उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसके ऊपर हमें टू व्हीलर या फिर छोटे वाहन या मालवाहक पशु इनका उपयोग करना चाहिए, ताकि भूस्खलन जैसी घटनाएं घटित ना हो। साथ ही जो हम सड़कों के निर्माण के लिए जो तकनीक यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे बॉम्ब ब्लास्टिंग, तो हमें बॉम्ब ब्लास्टिंग की जगह पर क्रैशिंग तकनीक को अपनाना चाहिए। धीरे धीरे चट्टानों को क्रश करके सड़कों का इधर निर्माण किया जाना चाहिए। और जो पहाड़ों को हमने काटा है सड़कें बनवाने के लिए, उनको इस तार के जाल से कस देना चाहिए। और साथ ही उसमें वृक्षारोपण या पौधारोपण कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी जो चट्टानें हैं वो संगठित बनी रहें। तो ये हो गई सड़कों। जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो अभी उत्तराखंड में 2013 में जो त्रासदी हुई थी, उसका भी एक कारण यही था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। हमें उस घटना से सीखना चाहिए था। और जो यहाँ पे जो जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, इनको ये जो डीप गॉर्ज होते हैं उनके निकट हमें नहीं करना चाहिए इनको, जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण। जो उस टाइम पर एक सब रवि चोपड़ा समिति बैठाई गई थी, जिन्होंने ये सिफारिश दी थी कि इस तरह की जो झीलों का निर्माण है गहरी गॉर्ज की नज़दीक नहीं किया जाना चाहिए। तो हमें ये इसको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही ये जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करते समय जो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो हम यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए जो वृक्षों को काट रहे हैं, जंगलों को हटा रहे हैं, लोगों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, और तो इससे जो हमें हानि हो रही है, और जो जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने से हमें जो लाभ हो रहा है, जब ये लाभ इससे हानि से बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा, तभी हमें इस तरह की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो हमने देखा इस लेक्चर में किस तरह से उत्तराखंड में इस घटना घटित हुई, हमें इससे सीखना चाहिए। भारत में होता क्या है, हम लोग रेस्क्यू रिलीफ पर जो पैसा खर्च करते हैं ना, अगर उतना पैसा हम रिसर्च और इनोवेशन पे खर्च करेंगे तो इस तरह की घटनाओं को हम ज़्यादा कम कर पाएंगे, और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे जो हानि होती है हमें जन और धन की, उसको रोक पाएंगे। तो हमने आज के लेक्चर में देखा कैसे उत्तराखंड में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की घटना घटित हुई, कैसे इसने लोगों को प्रभावित किया और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।